गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं इतिहास विषय के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कल के हम वीडियो में काल निर्धारण के ऊपर आपसे बातें की थी। आज हम दूसरी तरफ जाते हैं। आज हम इतिहास की प्रारंभिक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है। देखो, इतिहास के बारे में कई भ्रांतियां व्याप्त है कि इतिहास बड़ा बोरियत वाला सब्जेक्ट है, इतिहास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो आज हम इन्हीं भ्रांतियों के ऊपर बात करेंगे। क्या इतिहास वास्तव में बोरियत वाला सब्जेक्ट है? बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं का निचोड़ हमारे सामने ये आता है कि इतिहास जो है वो कहानियों का संग्रह है। अब आप बताइए, जो कहानियों का संग्रह हो वो बोरियत वाला विषय कैसे हो सकता है? मतलब इसमें जितनी जो ज़्यादा जो कहानियां हैं उनको संग्रह करके इतिहास बनाया गया है। और इतिहास को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अतीत का जो अध्ययन है वो भी इतिहास में आता है। अतीत मतलब भूतकाल जो गुजर चुका है उसका अध्ययन इतिहास में आता है। तो हम आज जो वर्तमान हम जी रहे हैं, हमारा वर्तमान बहुत अच्छा गुजर रहा है, तभी गुजरेगा जब हमें अतीत के बारे में जानकारी होगी। और अतीत के बारे में जानकारी होगी तो हम वर्तमान को अच्छा गुजार सकते हैं और हमारा भविष्य हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो इतिहास का विषय का अध्ययन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का अध्ययन ज़रूरी है। मैं कहता हूँ एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी इतिहास के अध्ययन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप किसी कंपनी से डील करने जाओगे तो उस कंपनी से डील करोगे तो आप तभी सक्सेसफुल होगे जब आप उस कंपनी के इतिहास के बारे में जानकारी रख पाओगे। तो इसलिए इतिहास का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जो गुजर चुका उसका अध्ययन करना है, लेकिन ये नहीं कि जो गुजर चुका, कल मैंने क्या खाना खाया था उसका अध्ययन कर लें, या कल मैंने काम पे गया था उसका अध्ययन कर लें। ऐसी कोई चीज़ों का अध्ययन इतिहास में नहीं होता है। इतिहास में उन्हीं चीज़ों का अध्ययन होता है जो आपके वर्तमान को प्रभावित करती हो, या इतिहास में किसी ऐसी घटना का जिक्र होता है जिसने इतिहास में नकारात्मक या सकारात्मक रूप से स्थान बनाया हो। नकारात्मक या सकारात्मक। क्यों भाई? नहीं तो हम जो भी खाना पीना जो भी होगा सभी का अध्ययन इतिहास में करते हुए चलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। इतिहास में उसी का अध्ययन होगा जिसने नकारात्मक या सकारात्मक रूप से इतिहास में अध्ययन, इतिहास में अपना स्थान बनाया है। तो इतिहास में जो हमारे सामने 3-4 इसमें परिभाषाएं सामने आती है। एक तो ये कहानियों का संग्रह है, एक अतीत का अध्ययन होता है, एक इसमें नकारात्मक या सकारात्मक जो चीज़ें सामने हैं उनको इतिहास में स्थान दिया जाता है। आगे इतिहास के जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? इतिहास का क्षेत्र व्यापक है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे आपको इतिहास का अध्ययन उसका करना ही पड़ेगा। आप समाजशास्त्र का अध्ययन करें, समाजशास्त्र के इतिहास का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। आप जीव विज्ञान का अध्ययन करें, जीव विज्ञान के इतिहास का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करें, वनस्पति विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। आप चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करें, आपको चिकित्सा विज्ञान का इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब इसका जो कहने का मतलब ये है कि इतिहास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी ब्रॉड है। ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में इतिहास की दखलंदाजी रहती है। ठीक है। एक बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं मार्क टली, जो बीबीसी के बहुत बड़े पत्रकार हुए थे, वो भी इतिहास के ही स्टूडेंट थे। तो आप समझ सकते हो कि इतिहास में जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़िया होती है। अब आगे आते हैं कि इतिहास को हम शुरू कहाँ से करें।
और इतिहास की हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करें? ऐसे तो नहीं हम कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास दो तरह के स्रोत होते हैं। एक स्रोत तो होता है हमारे पास पुरातात्विक, एक स्रोत होता है हमारे पास साहित्यिक। पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं वो होते हैं मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित। मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित जो स्रोत होते हैं उन्हें पुरातात्विक बोलते हैं। हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित कौन कौन से स्रोत होते हैं। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, विद्यालय में पढ़ रहे हो, वो मानवीय क्रियाकलाप है। आप खाना खा रहे हो, किसी बर्तन में मृद भांड जो यूज कर रहे हो, वो मानवीय क्रियाकलाप है। आप देखो आज के समय में ज़्यादातर लोग स्टील के बर्तन या क्रोकरी के बर्तन यूज करते हैं। तो ये आज की सभ्यता है। क्या इससे पहले भी लोग स्टील के बर्तन यूज करते थे, या तांबे के करते थे, या मिट्टी के करते थे? तो जो मृद भांड है ये सब मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। आज हम जिस घर में रहते हैं, क्या शुरू से मानव उन्हीं घरों में रहता था? ये मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है कि भाई मानव पहले मिट्टी के घरों में रहता था, या गुफाओं में रहता था, या पहाड़ों में रहता था। तो ये सभी चीज़ें मानवीय क्रियाकलापों में आती है। तो वो जो स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक होते हैं। साहित्यिक स्रोत होते हैं लिखित। कोई ग्रंथ लिखा हुआ हो, कोई किताब लिखी हुई हो, कोई वंशावली लिखा हुआ हो, ये सब लिखित साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इतिहास में इन स्रोतों का क्या क्या महत्व है। पहले तो प्रश्न ये आता है कि इतिहास की हम शुरुआत कहाँ से करें। हमारे पास इतिहास को हम दूर से देखते हैं तो हमारे पास हम कहाँ तक जा सकते हैं? तो हम जा सकते हैं 25 लाख ईसा पूर्व तक। देखिए इतिहास के हम टुकड़े करेंगे कि इतिहास कहाँ कहाँ तक है। तो पहला तो है प्रागैतिहासिक, दूसरा इतिहास है स्यूडो हिस्ट्री, आध्य इतिहास। तीसरा इतिहास है ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक जो इतिहास है उसमें कौन से साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं? प्रागैतिहासिक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। पुरातात्विक बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं, मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित साक्ष्य। तो प्रागैतिहासिक में कौन से साक्ष्यों से अध्ययन होता है? पुरातात्विक। देखिए इतिहास बड़ा सब्जेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इतिहास में जो भी साक्ष्य होते हैं वो इतिहासकार उन्हें बुलवाता है, उन्हें बोली देता है। जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हो H2O, H2O आप कहीं पे भी जाओ जल मिलेगा आपको, H2O को जल ही कहेंगे हम। और कोई चीज़ होगी उसको वो ही कहा जाएगा। लेकिन इतिहास में यदि कोई साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है तो उस इतिहासकार की दायित्व है कि वो उसे किस नज़रिए से देख रहा है और वो नज़रिया लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो इतिहासकार साक्ष्यों को बुलवाता है।
जैसे बिलीव करो कि एक कमरा है, वहाँ पे फर्नीचर लगा हुआ है। अब किसी टाइम पे कोई भूकंप से, कोई बाढ़ से, किसी भी वजह से वो कमरा नीचे दब जाता है। 5000 साल बाद में उस कमरे की खुदाई होती है। अब सच्चाई तो हम जानते हैं कि वो कमरा था, वहाँ पे फर्नीचर लगा हुआ था, वहाँ पे क्लासें लगती थी, ये सच्चाई हम जानते हैं। लेकिन आने वाले लोग उसे किस नज़रिए से देखेंगे? कोई देखेगा कि यहाँ पे सिनेमा घर चलता था, कोई देखेगा यहाँ पे हो सकता है कोई स्कूल चलती हो, कोई सोचेगा हो सकता है यहाँ पे कोई सामुदायिक भवन हो। सच्चाई हम जानते हैं कि यहाँ पे एक कॉलेज चलती थी जिसमें एक क्लासरूम था, लेकिन वो हम नहीं जानते। ठीक है, इतिहासकार उसे किस वे में बताता है और वो इसको किस तरह से प्रूफ करता है, वो इसके ऊपर है। तो इतिहासकार हमेशा तथ्यों को बुलवाता है, ठीक है, और वो तथ्यों से छेड़छाड़ भी कर सकता है। तो ध्यान रखना, पुरातात्विक साक्ष्यों को इतिहासकार हमेशा बुलवाते हैं कि भाई ये किस तरह के क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास कोई उनकी प्रमाणित जानकारी नहीं है, इतिहासकार बुलवाते रहते हैं कि भाई ये इस वजह से हुआ था, ये इस वजह से ये चीज़ हुई थी। ठीक है, दूसरा इतिहास है हमारे पास, यहाँ के हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। प्लस हमारे पास यहाँ के साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। मतलब इतिहास की हमारे पास पूरी जानकारी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी है। पुरातात्विक साक्ष्य मान लो कोई स्कूल है, कॉलेज है, और साहित्यिक साक्ष्य उस स्कूल का रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है, तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि भाई यहाँ पे एक स्कूल चलती थी। ठीक है, लेकिन इसको आधे इतिहास क्यों कहा गया है? ऐतिहासिक ही कह देते हैं, आधे इतिहास क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध तो है हमारे पास, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और जिस दिन ये साहित्यिक साक्ष्य हो सकता है कि कोई इतिहासकार, कोई इतिहास का स्टूडेंट इसको पढ़ लेगा, तो हो सकता है इतिहास की नई जानकारी हमारे सामने आएगी। जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु लिपि है, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हमने इस इतिहास को आधे इतिहास की श्रेणी में रखा है। ऐतिहासिक के भरपूर हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और जो ये साहित्यिक साक्ष्य हैं ये पढ़े जा चुके हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका एक चार्ट बना सकते हो, इसको एक बॉक्स में बंद कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि प्रागैतिहासिक सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, आधे इतिहास पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तीसरा ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, और साहित्यिक साक्ष्य पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पता रहे।
अब आते हैं हम काल की तरफ। भाई कितने सारे काल हैं? तो 3 तरह के काल हमारे पास इतिहास में मौजूद हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है हमारे पास नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्योंकि मानव के जो भी क्रियाकलाप थे इन काल में पत्थर से ही होते थे, इसलिए हमने पाषाण 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 का नाम दिया है। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल को बाद में वापस 3 में बांटा गया है। यह है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को बाद में वापस 3 में बांटा गया है। इनका टाइम पीरियड देखते हैं हम। पूरा पाषाण काल का टाइम है 25 लाख ईसा पूर्व। दिमाग में ध्यान लगाना, ईस्वी से भी पूर्व 25 लाख ईसा पूर्व का इतिहास मौजूद है हमारे पास। 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल का इतिहास है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का। यहाँ का है उत्तर पूरा पाषाण काल का 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, मध्य पाषाण काल का इतिहास है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का। नव पाषाण काल का है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, ये टाइम पीरियड अलग अलग मिलता है, लेकिन हमने एक 3-4 किताबों से अध्ययन करके एक टाइम टेबल निकाला है कि भाई किसमें क्या क्या है। तो आप इसका भी एक चार्ट के जरिए इसको भी नोट कर सकते हो। पूरा पाषाण काल 3 में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। समय है 25 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मतलब टोटल पूरा पाषाण काल जो है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का है। नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का है। इसमें ये पूरा पाषाण काल जो है, यहाँ का जो मानव था वो नेग्रिटो मानव था।
यहाँ का जो मानव था वो निग्रेटो मानव था। ठीक है, निग्रेटो मानव आप बोल सकते हो कि अभी मानव बनने की वो प्रक्रिया में था। जो आज हम होमो सेपियंस हैं उस तरह का नहीं था, वो उस प्रक्रिया में शामिल था। हमारे भारत में एक जनरल नॉलेज का और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो भारत में, इसको बॉक्स में लिख लेना, भारत में जो नर्मदा घाटी है वहाँ पे होमो इरेक्टस मानव का जीवाश्म मिला हुआ है। प्राचीन जीवाश्म मिला है नर्मदा घाटी में। होमो इरेक्टस मतलब मानव पहली बार अपनी पीठ के बल खड़ा हुआ था। मानव झुका हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर पूरा खड़ा हो गया मानव। ठीक है, होमो इरेक्टस। ठीक है, अभी तक इसमें विवेक नहीं आया है, विवेक होमो सेपियंस में आता है। पहला जो विवेकशील मनुष्य था वो होमो सेपियंस है, जो आज हम हैं। ये विवेक नहीं है, ये पशु तुल्य ही है बस, लेकिन ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ये अपने हाथों से नहीं चल रहा। पहले जानवर जो चौपाया होते थे, मानव भी चौपायों की तरह अपने हाथ का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मानव हाथ का इस्तेमाल और कामों में कर रहा है और अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो वो हो गया होमो इरेक्टस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस मानव का प्राचीन जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कि सबसे पहले भारत में 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को एक हैंड-एक्स मिली थी। ये मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पे हमें मिली थी। ये जो हैंड-एक्स है, कुल्हाड़ी है, ये एक पूरा पाषाणकालीन उपकरण है। ये भी 2 नंबर का कई बार प्रश्न आता है, इसको भी आप नोट कर लो कि भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट को हैंड-एक्स पल्लवरम मद्रास में मिली थी, जो कि एक पाषाणकालीन उपकरण है। ठीक है, देखो पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि मानव ने किस तरह से विकास किया। मानव होमो सेपियंस हो गया था, मानव अपना विचार रखना, सोचना विचारना चालू कर दिया था। अब उसके सामने पत्थर दिखे, पत्थर मौजूद थे उसके सामने, पत्थर दिखे, पत्थर से उसने अलग अलग प्रयोग करना उन पत्थरों पे शुरू किया। जैसे चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, चॉपर, चॉपिंग और पेबुल, इन तीनों में इसका अर्थ छिपा हुआ है कि एक पत्थर आया, पत्थर नदी से गुजरता हुआ गोल हो गया। ठीक है, नदी से गुजरता हुआ
गोल हो गया कि नदी के किनारों पे है ना लुढ़कता लुढ़कता वो गोल हो गया, उसे बोलते हैं पेबुल। इसको मानव शिकार करने के रूप में यूज करने लग गया, वो शिकार कर रहा है। ठीक है, इस वक्त मानव जो है, पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो खाद्य का उत्पादक नहीं है, वो खाद्य का उपभोक्ता है। ठीक है, वो खाना उपजाता नहीं है, खाना वो लेता है। अब ले गया कैसे? आखेट करके, शिकार करके। तो मानव यहाँ का क्या है? आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। मानव यहाँ का क्या है? शिकारी है, वो शिकार करता है। अब शिकारी में ये पत्थर किस काम में आएगा वो आप दिमाग लगा सकते हो कि गोल पत्थर से किसी जानवर को मारेगा, हो सकता है वो मर जाए। ठीक है, तो आखेट खाद्य उत्पादक। मानव का कोई घर भी नहीं है भाई, जहाँ पे उसे भोजन मिलता है वहाँ पे वो चला जाता है। तो मानव यहाँ पे खानाबदोश है। मैंने लिखा है खानाबदोश। मैंने घरहीन नहीं लिखा है, खानाबदोश लिखा है। खानाबदोश का मतलब होता है जहाँ पे खाना है वहाँ पे मानव चला जाता है। जहाँ पे उसे खाना, शिकारी या ज़्यादा जो जानवर मिलते हैं वहाँ पे मानव अपना एक अस्थायी रूप से निवास कर लेता है। ठीक है, ये मानव पूरा पाषाण काल का है। तो ये हो गया पेबुल। पेबुल गोल पत्थर। ठीक है, इसके बाद में है चॉपर। चॉपिंग बाद में करेंगे। चॉपर में क्या हुआ कि जो गोल पत्थर था उसको एक साइड से कर दिया गया, एक साइड से उसको घस दिया गया। दूसरे, जैसे आप सिलबट्टे, लोडी ये देखते हो अपने घर में, वो पूरा पाषाणकालीन उपकरण है। मानव ने पहली बार इनको अपने पीसने के काम में, किसी दूसरे काम में उपकरण को इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो वो हो गया चॉपर। आज के इलेक्ट्रॉनिक चॉपर कई हो गए, लेकिन मानव ने पहली बार पत्थर के चॉपर इस तरह से बनाए थे। चॉपिंग में दोनों साइडों से इसको फलक किया गया। इसमें एक साइड से किया गया, चॉपिंग में दोनों साइड से। ये पेबुल, ये गोल। ठीक है, ये चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है। ये सर्वप्रथम सोहन घाटी, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान एक इलाका है वहां पे, वहां पर है। सोहन घाटी में है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, मानव का ये हो ही गया। ये पूरा पाषाण काल की संस्कृति चल रही है हमारे पास। अब दूसरी में आते हैं हम। मानव वही है यहाँ पे। मानव अग्नि का आविष्कार यहाँ पे नहीं जानता है, अग्नि का यूज नहीं जानता है, वो सिर्फ कच्चा मांस खाता है। दूसरी संस्कृति है हमारे पास फलक खुरचनी। फलक खुरचनी संस्कृति। इसमें मानव जो पत्थर है वो जैस्पर काम में ले रहा है। ठीक है, फलक खुरचनी संस्कृति में क्या, ब्लेड जानते हो, मतलब जो तीखापन था उसको और ज़्यादा कर दिया, वो खुरसने के काम में इसमें ये चीज़ें, ये संस्कृति आने लग गई। ठीक है, तीसरी संस्कृति है फलक तक्षणी, मतलब उसको और ज़्यादा उन्होंने तीखा कर दिया। पहली थी हमारे पास यहाँ पे पत्थरों का भी यूज देख सकते हैं। चॉपर चॉपिंग पेबुल में जो मानव पत्थर यूज करता था वो क्वार्ट्ज चाइट था।
और यहाँ पे जैस्पर और कुंट इस तरह के पत्थर वो यूज कर रहा था। तीसरी संस्कृति में भी वो ऐसे ही पत्थर यूज कर रहा था। ठीक है, दूसरा हमारे पास काल आता है मध्य पाषाण काल। समय इसका क्या है? 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक का। यहाँ पे मानव थोड़ा और ज़्यादा सभ्य होता है, लेकिन खानाबदोश अभी भी है वो। उपकरण में थोड़ा सा परिवर्तन आया मानव के विकास में, बाकी और ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। मानव वही खानाबदोश है। उसी तरह से आखेट करता है, उसी तरह से खाद्य उपभोक्ता है। अग्नि का प्रयोग थोड़ा थोड़ा मध्य पाषाण काल के अंत में 4000 बीसी तक वो जानने लग गया। अभी तक जानता नहीं अग्नि का प्रयोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानने लग गया। तो ये हम नोट कर सकते हैं। एक मानव बहुत इसमें जो डिफरेंस करने वाली चीज़ है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में, वो ये है कि मानव इस काल में आते आते पशुपालक हो गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये डिफरेंस है, पशुपालक। मानव यहाँ पे आके पशुपालक हो गया था, अग्नि का प्रयोग जानने लग गया था लास्ट में। मध्य पाषाण काल के अंत तक ये प्रयोग करने लग गया था। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है जो इनको डिफरेंस करती है मध्य पूरा पाषाण काल से, वो है माइक्रोलिथिक उपकरण। माइक्रोलिथिक उपकरण, हिंदी में इसे बोलते हैं लघु पाषाणिक उपकरण। ठीक है, जो अंतर आपको देखना है वो है पशुपालक और माइक्रोलिथिक उपकरण। ठीक है, प्रश्न जब भी आए कि मध्य पाषाण काल का मानव इनमें से जानता था, तो यदि लघु पाषाणिक उपकरण आए तो आपको इस पर टिक करना है, पशुपालक आए तो पशुपालक पे आपको टिक करना है। अग्नि का प्रयोग आए इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि अंत में जाना था। ये नवपाषाण काल की विशेषता है, संक्रमण काल में अग्नि का प्रयोग इसने जाना था। बाकी ये दो विशेषताएं हैं, ये बिल्कुल मध्य पाषाण काल की विशेषता हैं। बाकी ऊपर की ये तीनों विशेषता तो पूरा पाषाण काल के मानव में भी थी। तो हमें डिफरेंस को देखना है, डिफरेंस इस चौथे और इस पांचवें में मौजूद है। ठीक है, हमारे राजस्थान में भी मध्य पाषाण काल के 2 स्थल पाए जाते हैं, वो आप लिख सकते हो, जनरल नॉलेज का प्रश्न बनता है ये। एक तो बागोर है और एक डीडवाना जायल है। वहाँ पे मध्य पाषाण काल के जो हमारे जो साक्ष्य हैं वो पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल की जब भी मैं बात करूँगा माइक्रोलिथिक उपकरण की, लघु पाषाणिक उपकरण की, मानव के पशुपालक होने की। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नवपाषाण काल।
देखो, किसी ने कहा था कि मानव ने अब तक के इतिहास में, अब तक के विकास में दो चीज़ें बड़ी माइलस्टोन की है। एक तो मानव ने जब खेती करना शुरू किया, पूरा का पूरा सिस्टम बदल के रख दिया। जब भी मानव ने खेती करना शुरू किया, मानव जाति का पूरा इतिहास बदल गया। दूसरा, मानव ने जब उद्योगों की तरफ गया, औद्योगिक क्रांति हुई, तब भी मानव का इतिहास बदला। तो ये इतिहास बदलने वाले पॉइंट पर है हम नवपाषाण काल। यहाँ पे मानव ने पहली बार खेती करना शुरू किया था। इस काल का जो समय है वो आपका 4000 टू 1000 BC तक का है। अब देखना मानव में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। आप अपना दिमाग दौड़ाइए। मानव जब भी कृषि करेगा तो मानव में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। कृषि करेगा तो उसे कहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फसल है वो 6 महीने तक का टाइम लेती है, 3 महीने तो मिनिमम है। उसे रुकना पड़ेगा, वहाँ पे अपना स्थायी आवास बनाना पड़ेगा, वो खानाबदोश नहीं होगा। तो मानव यहाँ पे स्थायी आवास कर रहा है। आप तो अपने दिमाग में रखो कि खेती करते वक्त हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्थायी आवास, कृषि की शुरुआत, अब मानव खेती करेगा तो मानव के साथ और भी कई परिवर्तन होंगे। अब उसे भोजन मिलेगा, वो साल भर का भोजन अपने पास रख सकता है। उसे जानवरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ पे जानवर मिला वहाँ पे वो भाग रहा है, वहाँ की जरूरत नहीं है। वो भोजन अपने पास रख सकता है, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का। तो मानव में परिवर्तन हो रहा है। मानव खाद्य उपभोक्ता से क्या बन रहा है, खाद्य उत्पादक। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। खाद्य उपभोक्ता से मानव बन रहा है खाद्य उत्पादक। ठीक है। अग्नि का प्रयोग मानव जान गया। मानव की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि मानव एक प्रयोग और सीख रहा है, क्योंकि वो होमो सेपियंस है, विवेक हो गया है उस पर। वो जानने लग गया है कि मेरे जो दिक्कतें कर रही है मेरे को, उनको मैं कैसे सोल्व करूं। क्योंकि होमो सेपियंस कभी भी समस्या को लेके नहीं बैठता है, वो ऐसे देखता है कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे जीवन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करूं। वो आविष्कार की तरफ जाता है। तो बहुत बड़ा आविष्कार मानव करने वाला है। आज तो इस आविष्कार का आपको कोई महत्व नहीं नजर आएगा, लेकिन उस जमाने में उस आविष्कार का बहुत बड़ा महत्व था। वो है पहिए का प्रयोग। पहिए के प्रयोग से आप सोचो क्या क्या किया होगा मानव ने। गोल पहिया घूम रहा है, उसने मृद भांड बना लिए, अपने भोजन रखने के स्टोरेज की उसने व्यवस्था कर ली, मिट्टी से उसने मृद भांड का प्रयोग किया। पहिए से वो परिवहन कर रहा है। कोई सामान को उसको लुढ़क के ले जाने में काफ़ी ज़्यादा जोर आता था, काफ़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ता था। जो बलशाली मानव होते थे वो ही अपना इतिहास में नाम दर्ज कराते थे, लेकिन यहाँ पे कोई कमज़ोर मानव है वो भी परिवहन कर सकता है। तो पहिए का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर पहिए से बहुत ज़्यादा आविष्कार मानव लगातार करता रहा। ठीक है। नवपाषाण काल के जो स्थल हैं, वो मुख्य स्थल कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। एक तो कश्मीर के पास में है मेहरगढ़, सॉरी ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़। यहाँ पे हमें पहला नवपाषाण कालिक स्थल मिला है। गेहूं का साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है हमें। कश्मीर के 2 स्थल हैं हमारे पास। एक तो है गुफ कराल
एक है बुर्ज होम। इन दो स्थलों की विशेषता ये है कि यहाँ पे हमें गर्तावास मिले हैं। गर्तावास क्या होती है? गर्तावास होती है हम गुफाओं में रहते हैं, मानव यहाँ पे गुफा में रहता था, तो गर्तावास दो स्थल मिले हैं कश्मीर के गुफकराल और बुर्ज होम में गर्तावास। गुफकराल को कुम्हार की गुफा भी बोलते हैं। एक भारत में स्थल है नवपाषाण कालीन, वो है कोल्डी हवा। यहाँ पे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देखो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। एक तो मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है, सबसे नया सबसे पुराना मिला हुआ, यहाँ पे गेहूं का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये वाला एक प्रश्न बन गया आपके 2 नंबर का। एक बन रहा है आपके कश्मीर के 2 स्थल है नवपाषाण कालीन, गुफकराल और बुर्ज होम। ये भी आ जाता है कि सुमेलित कीजिए, तो गर्तावास जहाँ पे होगा वहाँ पे हम इन दोनों को हमें सुमेलित करना पड़ेगा। गर्तावास होता है जहाँ पे मानव गुफा में रहता है। ठीक है, भारत में है कोल्डी हवा जो बैलन घाटी में है, बैलन घाटी है इलाहाबाद में, वहाँ पे हमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक दक्षिण का स्थल है हमारे पास, पीकली हल। यहाँ पे हमें राख के जो टीले मिले हैं, राख के टीले। ये राख के टीले कैसे हुए? क्योंकि मानव अपने पशुओं का जो गोबर था वो इकट्ठा करता था, गोबर को इकट्ठा करने के बाद में उसमें आग लगा दिया, वो टीले बन गए। तो जो राख के टीले थे वो पिकली हल दक्षिण का जो नवपाषाण कालीन स्थल है वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, देखो आज की जो हमारी क्लास हुई है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हुई है। सब्जेक्टिव हम पता लगा सकते हैं कि भाई मानव ने कृषि का प्रयोग किया तो क्या क्या काम किए। ठीक है, और ये कुछ हमें रटना पड़ेगी ये चीज़ें, ये मेहरगढ़ है, गुफकराल है, बुर्ज होम है, गर्तावास है, कोल्डी हवा है, पीकली हल है, तो ये जो स्थल है वो आपको रटने पड़ेंगे। बाकी और भी कुछ जो चीज़ें हैं याद रखने वाली वो मैं आपको PDF के जरिए पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपने क्लास ली, धन्यवाद।